वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डाउन सिंड्रोम, या जिसे हम मंगोलिज्म भी कहते हैं। आपने अपने आसपास इस प्रकार के विशेष प्रकार के बच्चे या बालक जरूर देखे होंगे जो हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो आखिर ये लोग ऐसे क्यों हैं? आखिर इन बच्चों में ऐसी कौन सी कमी है जो सामान्य किसी अन्य बच्चे में नहीं है? तो ये असामान्य बच्चे जिस बीमारी से ग्रसित है उस बीमारी का नाम है डाउन सिंड्रोम, जिसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम की परिभाषा, उसके बाद डाउन सिंड्रोम का कारण, उसके बाद डाउन सिंड्रोम के लक्षण और फिर डाउन सिंड्रोम का उपचार। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डाउन सिंड्रोम की परिभाषा। तो क्या है डाउन सिंड्रोम? तो डाउन सिंड्रोम, या जिसे हम मंगोलिज्म भी कहते हैं, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की अधिकता, यानी एक 21वां गुणसूत्र और आ जाना, जिसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। तो 21वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण होने वाला एक अलिंग गुणसूत्रीय आनुवांशिक विकार है। अलिंग गुणसूत्रीय इसलिए क्योंकि 21वां गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होता है जिसका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता। तो इस प्रकार डाउन सिंड्रोम में 21वां गुणसूत्र एक बार और आ जाता है, यानी एक अतिरिक्त 21वां गुणसूत्र आ जाता है, जिसकी वजह से सामान्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, लेकिन डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। और एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण ही, यानी 21वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण ही व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम नामक रोग होता है। अब हम बात करते हैं इस रोग की, कि इस रोग को डाउन सिंड्रोम क्यों कहा जाता है, या फिर पहले इसे मंगोलिज्म क्यों कहा जाता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया। तो डाउन सिंड्रोम का सर्वप्रथम वर्णन 1866 में जॉन लैंगडन डाउन ने किया था, और इन्हीं के नाम के सम्मान में ही इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन 1866 में जब जॉन लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम की खोज की या इसका पता लगाया, तो उन्होंने देखा कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे या उन बच्चों के चेहरे मंगोलियन नस्ल के लोगों के चेहरों के समान होते हैं। इसीलिए उन्होंने इस रोग को मंगोलिज्म कहा, और इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को मंगोलियन इडियट या मंगोलियन मूर्ख कहा जाता था, क्योंकि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। लेकिन ये जो शब्द है, यानी मंगोलिज्म शब्द है, यह काफी नस्ल भेदी है। तो मंगोलिया के लोगों ने, मंगोलियन रिपब्लिकन पार्टी ने इसका विरोध किया, और WHO ने फिर जाकर इस रोग को डाउन सिंड्रोम के रूप में प्रचलित करवाया। और आज हम जानते हैं कि हम सभी इस रोग को डाउन सिंड्रोम के नाम से ही जानते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के कारण। आखिर डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? तो सबसे पहली बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डाउन सिंड्रोम का कारण है 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, यानी 21वें गुणसूत्र का दोबारा आ जाना। और अगर एक गुणसूत्र की हमारे अंदर अधिकता होती है तो इसे हम ट्राइसोमी कहते हैं, यानी एक अधिसूत्रता कहते हैं। आगे हम इस बात को पढ़ेंगे कि गुणसूत्र एक बढ़ रहा है तो फिर नाम में ट्राई क्यों आ रहा है, नाम में मोनो आना चाहिए, तो इस नाम में ट्राई क्यों आ रहा है उसका भी हम आगे कारण पढ़ेंगे। तो डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की अधिकता या ट्राइसोमी के कारण होता है, जिससे सामान्यतः 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये एक गुणसूत्र क्यों बढ़ जाता है। ये एक गुणसूत्र बढ़ता है अंड जनन के समय होने वाली त्रुटि से। तो जब अंड जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उस अर्धसूत्री विभाजन में 23 कोशिका, यानी 23 गुणसूत्रों वाली कोशिका न बनकर कोई अंडाणु 24 गुणसूत्रों वाला बन जाता है। अगर ये 24 गुणसूत्र वाला अंडाणु, जिसमें एक अतिरिक्त 21वां गुणसूत्र है, ये किसी शुक्राणु से निषेचित होता है, तो अंडाणु से आते हैं 24 गुणसूत्र और शुक्राणु से आते हैं 23 गुणसूत्र, और संक्रमित व्यक्ति में या संबंधित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, और यहीं से उसमें डाउन सिंड्रोम की शुरुआत हो जाती है। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र। शरीर का मतलब हमारी हर कोशिका में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र। ये 46 गुणसूत्र हमारे अंदर 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। तो हमारे अंदर जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी हमारे अंदर एक जैसे 2 गुणसूत्र होते हैं। तो एक गुणसूत्र तो आता है हमारे पिता द्वारा,
और दूसरा गुणसूत्र आता है हमारी माता द्वारा। हर गुणसूत्र में जो पहला गुणसूत्र है वो आकार में सबसे बड़ा और अंतिम गुणसूत्र है वो आकार में सबसे छोटे होते हैं। तो गुणसूत्रों को उनकी संरचना के आधार पर पहचानना ही कैरियोटाइप कहलाता है। और अभी आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये गुणसूत्र का मानचित्र है, इसे हम इडियोग्राम कहते हैं। यानी सभी गुणसूत्रों को उनके कैरियोटाइप के आधार पर अगर हम एक व्यवस्थित संरचना में इकट्ठा करें तो फिर वो उनका इडियोग्राम बन जाता है। तो इस इडियोग्राम में हम देख सकते हैं कि पहली स्थिति पर दो गुणसूत्र है जिसमें से एक पिता से आया है और दूसरा माता से। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक आते आते जब हम 22वें तक आते हैं तो ये गुणसूत्र यानी 22 पिता से आते हैं और 22 माता से आते हैं। तो इन 22 यानी 44 गुणसूत्रों का हमारे लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन जो बाकी के बचे हुए दो गुणसूत्र हैं, जो एक स्त्री में XX और एक पुरुष में XY होते हैं, इन्हीं का ही लिंग निर्धारण में योगदान होता है। तो एक गुणसूत्र XX है तो वो लड़की होगी और X और Y है तो वो लड़का होगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये जो 21वीं स्थिति है, इस 21वीं स्थिति में आपको एक साथ 3 गुणसूत्र दिखाई दे रहे होंगे। जबकि सामान्यतः मानव कैसा प्राणी है, मानव द्विगुणित प्राणी है, तो मानव में एक स्थिति पर केवल 2 गुणसूत्र होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति पर 3 गुणसूत्र होने की वजह से ही इस रोग का नाम क्या पड़ा, ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी का मतलब है अब उस मानव में 21वां गुणसूत्र 3 बार आ चुका है, जबकि कितने बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। तो उसमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 46 तो थे ही, 46 के अलावा माता द्वारा एक एक्स्ट्रा 21वां गुणसूत्र आ गया और क्या हो गई उसमें ट्राइसोमी, और गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर हो गई 47। तो ये डाउन सिंड्रोम का कारण है, यानी एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाना। अब ये अतिरिक्त गुणसूत्र क्यों आ जाते हैं, तो ये सामान्यतः एक प्राकृतिक घटना है, त्रुटिवश किसी में भी हो सकती है। लेकिन सामान्यतः उम्र बढ़ने के साथ साथ अंड जनन की क्रिया में त्रुटियां आने लगती है, या गुणसूत्र है वो एज के साथ साथ कमजोर होने लगते हैं। तो डाउन सिंड्रोम सामान्यतः प्रतिवर्ष 1000 बच्चों में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है। विश्व में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। लेकिन सामान्यतः अधिक आयु के माता पिता के बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना अधिक है। यानी वो दंपति जिनकी आयु ज्यादा है या जो बड़ी उम्र में शादी करते हैं, तो उनके अगर ऐसा कोई बच्चा होता है तो उनके डाउन सिंड्रोम युक्त बच्चा होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह है दंपति की आयु और यह है डाउन सिंड्रोम होने की संभावना। अगर दंपति की आयु 25 वर्ष के आसपास है तो उनके 1500 में से एक बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना है। लेकिन यही दंपति की आयु अगर 40 वर्ष है तो उनके 100 में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की संभावना होती है। और अगर यही दंपति की आयु 45 वर्ष है तो उनके 40 में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की संभावना हो सकती है। तो उम्र बढ़ने के साथ होने वाली संतानों में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के क्या लक्षण है, या डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में कौन से विशेष लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, इन बच्चों की लंबाई कम होती है। सामान्यतः 4 से 4.5 फीट इनकी हाइट होती है। सिर इनका सामान्यतः शरीर की तुलना में इनका सिर बड़ा होता है, गोल होता है, कपाल इनका चौड़ा होता है। इनकी जीभ काफी बड़ी होती है और जीभ के बीच में एक खांच पाई जाती है, यानी इनकी जीभ के बीच में खांच पाई जाती है और जीभ काफी बड़ी होती है, इसलिए मुंह से बाहर भी इनकी जीभ लटकती हुई हमें दिखाई देती है। ये बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, यानी मानसिक रूप से ये मंद होते हैं। सामान्यतः इनका जो मस्तिष्क है वो एक एवरेज बालक की तुलना में आधा ही होता है, यानी 50% ही इनका IQ लेवल होता है। मुंह इनका सामान्यतः खुला रहता है, नीचे का जो होठ है वो इनका लटका हुआ सा रहता है। हथेलियां और इनके जो पंजे हैं वो काफी चौड़े चौड़े होते हैं। हथेलियों के बीच में एक लाइन या एक रेखा पाई जाती है। अब हम डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों के लक्षणों को कुछ तस्वीरों से देखेंगे। तो इन बच्चों का जो सिर है वो काफी गोल सा होता है। तो इन बच्चों का जो सिर है वो गोल होता है और मुंह इनका हमेशा खुला हुआ सा ही रहता है। इन बच्चों की जो जीभ है शरीर से बाहर यानी मुंह से बाहर की ओर होती है और इनकी इस जीभ में यहाँ पर हमें एक स्पष्ट लाइन देखने को मिलती है, यानी इनमें खांच युक्त जिह्वा
पाई जाती है। अगर हम इनकी आंखों की कॉर्निया देखें तो इनकी आंखों की कॉर्निया में जो आइरिस है, उन आइरिस में हमें वाइट वाइट कलर के लाइन हमें देखने को या वाइट वाइट मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में पाए जाते हैं। अगर हम इनके पंजे देखें तो वो काफ़ी चौड़े होते हैं और इनके अंगूठे और इनकी अंगुली के बीच में काफ़ी हमें गैप देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी हथेलियों की तो इनकी हथेलियाँ काफ़ी चौड़ी होती है और इनकी हथेलियों के बीच में इस प्रकार से एक लाइन पाई जाती है। तो ये जो पाम लाइन है वो इनके अंदर पाई जाती है। इन बच्चों के अगर हम चेहरे की बात करें तो हम जानते हैं कि इनका जो सिर है वो काफ़ी गोल सा होता है, मंद बुद्धि से ये बच्चे होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्या डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों का उपचार किया जा सकता है या इनको होने से रोका जा सकता है। तो अगर हम इनके उपचार की बात करें तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि ये एक आनुवांशिक बीमारी है जो जन्म से ही कोशिका में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र आने के कारण हुई है, इसलिए इसका इलाज संभव नहीं है, इसका इलाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन विकसित देशों में क्या किया जाता है, क्योंकि यूरोप में काफ़ी अधिक हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है, 7.3% रेशो वहाँ डाउन सिंड्रोम का है। तो वहाँ क्या करते हैं, जन्म से पूर्व ही माता की गर्भ में स्क्रीनिंग की जाती है। अगर उन्हें लगता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है तो उनको अबॉर्शन की सलाह दी जाती है और बच्चे को यानी उनका गर्भपात करवा दिया जाता है। तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा पैदा हो ही नहीं पाता है। लेकिन अब बात आती है, अगर डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा पैदा हो गया तो क्या किया जाए। तो जन्म के पश्चात भी काफ़ी सारी स्क्रीनिंग द्वारा उस बच्चे के फिजिकल चेकअप द्वारा उसके डाउन सिंड्रोम का पता लगाया जाता है। तो अब हम डाउन सिंड्रोम रोग को तो दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उस बच्चे के लिए सामान्य जीवन के अवसर प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि ये बच्चे मंद बुद्धि होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका बोलना, इनका सुनना, इनका चलना, इनका पढ़ना लिखना ये सभी धीमी गति से होगा। तो इन बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रकार की स्कूल होती है, हम इनको विशेष प्रकार का वातावरण दे सकते हैं। हम इनकी जो पढ़ाई है, उनकी एजुकेशन है, उनमें विशेष ध्यान रखकर इनको भी सामान्य जीवन देने का हम प्रयास कर सकते हैं। ये बच्चे काफ़ी मोटे से होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं, जिससे इनको काफ़ी समस्या आती है, हृदय संबंधी इनको काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। इसलिए इनके भोजन को अगर हम या इनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें तो भी इन बच्चों के जीवन को काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है। और सामान्यतः ऐसे बच्चों को और इनके माता पिता को सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसलिए अगर हम चाहें तो हमारे समाज को ऐसे रोगों के प्रति अवेयर करें और लोगों को हम जागरूक करें कि ये भी हमारी तरह ही बच्चे हैं, बस ये कुछ विशेष प्रकार के गुण लेकर ये पैदा हुए हैं जो हमसे थोड़े से अलग है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बताएं कि ये बच्चे विशेष प्रकार की देखभाल चाहते हैं और हम वो विशेष प्रकार की देखभाल इनको उपलब्ध करवाएं। इसीलिए विश्व में 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डाउन सिंड्रोम के प्रति अवेयर किया जा सके। अगर आप भी अपने आसपास ऐसे किसी बच्चे को देखो तो उसको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन दो या उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।